नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व का प्रादेशिक भूगोल की हम द्वितीय यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मिस्र की हमने सामान्य परिचय और उच्चावच के बारे में कुछ अध्ययन पहली कक्षाओं में किया है। आज हम उसी क्रम में मिस्र के अपवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि मिस्र का नाम अगर किसी चीज से जुड़ता है तो वह नील नदी से जुड़ता है, और मिस्र का अपवाह सिर्फ और सिर्फ नील ही है। नील के अतिरिक्त ना मिस्र में कोई और प्रमुख नदी है, ना ही कोई और प्रकार का उपवाह तंत्र विकसित हुआ है। पूरा मिस्र महान सहारा मरुस्थल का एक भाग है, और सिर्फ इस भ्रंश घाटी को छोड़कर पूरा मरुस्थल जो है वो कुछ कुछ मरुद्यानों के अलावा पूर्ण रूप से जल विहीन है। इस स्थिति के अंदर किसी भी प्रकार के अपवाह तंत्र के डेवलप होने की, विकसित होने की संभावना ही शून्य हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मिस्र के अपवाह की बात करते हैं तो सीधा सीधा हम बात करते हैं नील नदी की। अब हम नील नदी की जब बात करते हैं तो नील नदी मिस्र के अंदर जो नील नदी का प्रवाह है वो 1600 किलोमीटर लंबाई में है। यह 1600 किलोमीटर लंबाई वादी हल्फा से शुरू होती है, जो कि सीमा पर है सूडान और मिस्र की। इस वादी हल्फा से ये शुरू होकर भूमध्य सागर तक ये जाती है और 1600 किलोमीटर की लंबाई है। मिस्र का अगर हम मूल देखें तो मिस्र का जो नील नदी का जो मूल है वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा में जो आपका युगांडा में विक्टोरिया झील है, युगांडा की विक्टोरिया झील से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हालांकि 3 नदियों से मिलकर आपकी नील नदी बनती है, और वो नील नदी है श्वेत नील, नीली नील और तीसरी नदी है अतबार। ये 3 नदियां हैं जो मूल रूप से नील को अपना पानी पहुंचाती हैं, और इन 3 नदियों के मेल से नील नदी का प्रारंभ होता है। अब जो श्वेत नील है वो आपकी युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, नीली नील टाना से निकलती है, और एक दूसरी इथोपिया से निकलती है जिसको अतबार कहते हैं। ये 3 नदियां आपस में जब मिल जाती है तो वो नील का नाम देती है और नील नदी का प्रारंभ होता है। सूडान में यह जो नदी है ये लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, और 1500 किलोमीटर की लंबाई में इसका जो पूरा रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है, और गोल घूमती हुई या सकड़े से रास्ते के अंदर से घूमती हुई ये वादी हल्फा में आकर मिस्र में एंटर करती है। मिस्र में ये जो एंटर करती है तो ये इसका रास्ता प्रारंभ में काफी सकड़ा होता है। पठारी क्षेत्र होने के कारण एक सकड़े से मार्ग के अंदर से ये प्रवेश करती है, और धीरे धीरे आगे जाकर इसका मार्ग थोड़ा सा चौड़ा होता है और इसके मैदान की चौड़ाई कुछ बढ़ जाती है। अब पूरा जो मिस्र का क्षेत्र है वो इसी नील पर निर्भर करता है। 19 किलोमीटर चौड़ा नील नदी का मैदान है, पाट क्षेत्र है, जिसके अंदर कृषि की जाती है और सभी प्रकार की यहाँ पर जो भी उपजाऊ फसलें हैं, जो भी उद्योग नगरीकरण है, वो सभी इसी नील नदी के आसपास होता है। अब नील नदी पूरी जो रास्ता है उसका लगभग एक सीधी रेखा के अंदर है, कोई मोड़ नहीं है। मिस्र में आने के बाद इसमें कोई मोड़ नहीं आता। हाँ, मिस्र में आकर इसमें एक बांध बनाया गया जिसका नाम है नासिर। उस समय के वहाँ के शासक के नाम पर इस झील का नाम नासिर रखा गया, और नासिर बांध विश्व के सबसे बड़े हाई डैम्स में से है। नासिर झील का निर्माण उस जिस बांध के पीछे हुआ है उस बांध का नाम असवान है। असवान में 2-3 बांध बांधे गए, लास्ट में असवान का हाई डैम बांधा गया जिसके पीछे नासिर झील का निर्माण हुआ, जो विश्व की बड़ी कृत्रिम झीलों के अंदर गिनी जाती है, और बड़े पैमाने पर यह अपना पानी न केवल मिस्र को बल्कि आसपास के कुछ देशों को भी प्रोवाइड कराती है। बड़ी इस पैमाने पर इससे जल विद्युत का निर्माण होता है, बड़े पैमाने पर इससे आपका सिंचाई का पानी उपलब्ध हो पाता है। तो इस नासिर झील का निर्माण इसमें किया गया, जिसने इसकी कृषि क्षमता को, सिंचाई क्षमता को तो बढ़ाया ही, साथ में औद्योगिकरण के अंदर भी इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये जो डैम्स हैं वो लगातार इसके आने वाले अवसादों से पकते जा रहे हैं, और धीरे धीरे इस अवसादों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जैसे जैसे नील सीधे रास्ते पर आगे भूमध्य सागर की तरफ बढ़ती है, अंत में जाकर काहिरा के बाद इसका डेल्टा प्रारंभ होता है, जो लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से यहाँ आकर नील अपनी 7 टुकड़ों में बढ़ जाती है, यानी 7 शाखाओं में बढ़ जाती है। नील का डेल्टा नील का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है। सबसे अधिक नील का जो पानी और उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो नील का डेल्टा है।
बहुत ही विस्तृत डेल्टा है, 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ चापाकार डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तब हमने थोड़ा बहुत अफवाह के अंदर डेल्टा को पढ़ा था। डेल्टा कई आकार के हो सकते हैं, जैसे हमारा गंगा का डेल्टा है, वो कुछ चापाकार है, विच्छिन्न डेल्टा प्रकार का है, कोई पंजेकार डेल्टा होते हैं, अलग अलग आकार के डेल्टा होते हैं, कुछ रिया तट डेल्टा होते हैं। तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा शब्द की उत्पत्ति का स्रोत है। डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो एक त्रिभुज के आकार का शब्द है, यानी वो शब्द का आकार त्रिभुज जैसा है और उस शब्द को डेल्टा कहते हैं। क्योंकि नील नदी का जो डेल्टा बनता है उसका आकार भी त्रिभुज के समान है, जो आदर्श आकार माना जाता है एक डेल्टा का। तो इसका नाम उसी के आधार पर ग्रीक शब्द डेल्टा से पड़ा और इसी से आगे जाकर डेल्टा शब्द की शुरुआत हुई और इसको डेल्टा कहा जाने लगा। एक और खास बात नील के साथ जुड़ी हुई है कि नील के मैदान में ही विश्व की सबसे पहली स्थायी कृषि हुई। स्थायी कृषि का मतलब है कि एक ही स्थान पर लगातार कृषि किए जाना। जब मानवीय सभ्यता प्रारंभ हुई थी तो मानवीय सभ्यता एक ही स्थान पर कृषि न करके कुछ स्थान को चलाकर साफ करके वहां एक बार खेती कर लेती थी, एक दो फसल लेने के बाद उसको छोड़कर अगली जगह पर चली जाती थी, फिर वहां साफ करके, क्योंकि वो उपजाऊपन समाप्त हो जाता था मिट्टी का, या मिट्टी वहां पर काम की योग्य नहीं रहती थी। तो स्थायी कृषि बहुत लंबे समय बाद पृथ्वी की इतिहास में आई, मानवीय सभ्यता के इतिहास में आई। तो ये माना जाता है कि सबसे पहली स्थायी कृषि अगर कहीं हुई है तो वो नील की एक घाटी में हुई है, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी और पानी के जो बाढ़ का पानी है उसके द्वारा रिन्यू होती रहती है, हर साल उसमें उपजाऊपन बढ़ता रहता है और विश्व की पहली स्थायी कृषि की शुरुआत यहीं से होती है। तो बहुत सी चीज़ों के कारण नील अपने आप में विख्यात है। पिछली कक्षा में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सभ्यता थी, मिस्र की प्राचीन सभ्यता थी, वो भी नील के कारण ही यहाँ पर स्थापित हुई और बहुत ज़्यादा फली फूली और पिरामिड के रूप में आज भी उसके हमें अवशेष पूरी सही सलामत हालत में देखने को मिलते हैं। तो ये नील का अपने आप में एक बड़ा विशद इतिहास रहा है, बड़ा विशद इतिहास ही नहीं वर्तमान में है, तो भविष्य में भी यह उस क्षेत्र के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करती है। नासिर झील के निर्माण के बाद या असवान बांध के निर्माण के बाद नील का स्वरूप और विकसित होकर सामने आया और इसकी क्षमताएं और ज्यादा बढ़ने लग गई। अब इस नील के जो डेल्टा है, ये जो वहाँ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, यह एक प्रकार का दलदल है जिसमें कई सारी छोटी छोटी सी झीलें हैं जिनको सही रेगुलेट करके वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर नहरों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है और उस क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि नील नदी न केवल जीवन रेखा है मिस्र की, बल्कि मिस्र की सभ्यता का मूल है और मिस्र में होने वाले आज की वर्तमान प्रगति का पूरी तरह से दारोमदार इसी पर है। अब अगला जो भाग हम इसके अंदर लेंगे, जिसका आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। मिस्र की ही हम बात कर रहे हैं, हम उसकी जलवायु पर चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा जलवायु के बारे में बता दूं। बार बार मैं एक शब्द हमेशा बताती हूँ कि मिस्र सहारा रेगिस्तान का एक भाग है। रेगिस्तान का मतलब होता है शुष्कता और गर्मी, क्योंकि ये गर्म रेगिस्तान है। आवश्यक नहीं कि सारे रेगिस्तान गर्म ही हो। रेगिस्तान दो प्रकार के हो सकते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। मिस्र एक गर्म रेगिस्तान है क्योंकि वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस उष्ण रेगिस्तान की जो जलवायु की हम चर्चा करेंगे, तो वो जलवायु की चर्चा बहुत ही कुछ बिंदुओं पर सिमटी हुई रहेगी। हमें पता है कि वो रेगिस्तान है, मतलब वो गर्म है और शुष्क है, यानी वहाँ वर्षा नहीं होती। कुछ जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है वो उसके भूमध्य सागरीय तट पर ही हो पाती है और उसका प्रतिशत भी बहुत कम है। नील का जो सारा पानी है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों से आता है जहाँ पर बहुत अधिक पैमाने पर वर्षा होती है। तो मिस्र के अंदर वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ का तापमान गर्मियों में चला जाता है। पूरी तरह से रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तापमान बढ़े हुए रहते हैं, वनस्पति का पूर्ण रूप से अभाव है और इसके साथ ही वहाँ पर रेतीले तूफान चलते हैं, रेतीली आंधियाँ चलती हैं, जो बड़े पैमाने पर रेत जो मिस्र की है या उत्तरी अफ्रीकी जो रेत है उसे उड़ाकर भूमध्य सागर ले जाती है और यहाँ तक कि वो भूमध्य सागर को पार करके इटली और यूरोपीय देशों तक भी वो रेत पहुंच जाती है। तो बड़े बड़े पैमाने पर रेतीय तूफान चलते हैं, वहाँ कई सारे खिसकते हुए रेत के टीले हैं जो लगातार रेत इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं।
यही मूल बातें हैं कुछ यहाँ की जलवायु को लेकर। अधिक गर्मी, कम कम या नगण्य वर्षा और शीत ऋतु, क्योंकि रेगिस्तान है इसलिए शीत ऋतु बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि चट्टानी और रेतीले भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।